फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश रोमांटिक पोएट पीबी शेली की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है ओड टू द वेस्ट विंड। फ्रेंड्स, ओड का मतलब क्या होता है? तो ओड एक ऐसी पोएम को कहा जाता है जो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को, चाहे वो कोई इवेंट हो, कोई इंडिविजुअल हो या नेचर का कोई हिस्सा हो, उसकी तारीफ करता है और उसे डिस्क्राइब करता है। तो ये जो पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड, इस पोएम में वेस्ट विंड को डिस्क्राइब किया गया है। ये पोएम 1819 में लिखी गई थी और साथ ही पीबी शेली की वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स मानी जाती है ये। इस पोएम में पोएट ने डायरेक्टली जो वेस्ट विंड है, यानी जिसे हम कह सकते हैं जो पश्चिमी हवा होती है, उसे डायरेक्टली एड्रेस किया है, उससे बात की है। और साथ ही यहाँ पर वेस्ट विंड को एज अ फोर्स देखा गया है डेथ और डिके का, यानी ये जो वेस्ट विंड है ये सब कुछ बर्बाद कर देती है, लेकिन इसकी इस बर्बादी में भी एक खूबसूरती है। फ्रेंड्स, इसे हम और बेहतर समझेंगे जब इस पोएम को रीड करेंगे। फ्रेंड्स, ये पोएम बहुत लंबी है, 70 लाइन्स की है और 5 डिफरेंट सेक्शंस में बांटी गई है। साथ ही हर एक सेक्शन जो है वो खुद में एक सोनेट है, यानी 14 लाइन पोएम है ये। और हर एक जो सेक्शन है उसकी राइमिंग स्कीम होती है ABA, BCB, CDC, DED, EE। इस तरह की राइमिंग स्कीम चलती आई है सभी सेक्शंस में। साथ ही फ्रेंड्स, इस पोएम की थीम है डेथ एंड रीबर्थ, यानी किसी चीज़ का मरना और उसका दोबारा जन्म लेना। इस पूरी थीम को पोएम में समझाया गया है कि किस तरह ये जो वेस्ट विंड है सब कुछ बर्बाद भले ही कर देती है, लेकिन उस बर्बादी में दोबारा से एक नई शुरुआत होती है। फ्रेंड्स, पीबी शेली एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे। उनका जन्म हुआ था 4 अगस्त 1792 में और उनकी डेथ हुई थी 8 जुलाई 1822 में। साथ ही उनकी जो थीम्स होती थी वो नॉन वायलेंस से रिलेटेड होती थी और वेजिटेरियनिज्म होता था उनकी पोएम्स में। उनकी फेमस वर्क्स में ओzymandias, ओड टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काई लार्क, हेलास अ लिरिकल ड्रामा, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट सेक्शन की शुरुआत होती है और पोएट कहते हैं, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। यानी पोएट जो है वो डायरेक्टली वेस्ट विंड से, जो पश्चिमी हवा है, उससे कहते हैं कि वेस्ट विंड तुम वाइल्ड हो, तुम पर कोई काबू नहीं पा सकता। और तुम्हारा जो ब्रेथ है, जो तुम्हारी खुशबू है, वो किसकी है? तो ऑटम की। तुम्हें सूंघ कर तुम्हारी खुशबू से ऐसा लगता है मानो ऑटम आ गई है। Thou, from whose unseen presence the leaves dead are driven like ghosts from an enchanter fleeing। और साथ ही यहाँ पर पोएट कहते हैं कि तुम इनविजिबल हो, तुम्हें कोई देख नहीं सकता, अनसीन प्रेजेंस है तुम्हारी, लेकिन तुम क्या करती हो? जो गिरे हुए पत्ते हैं उन्हें स्कैटर कर देती हो। इस तरह से मानो लगता है कि कोई भूत जो है वो किसी एनचैंटर से, यानी किसी चुड़ैल से या किसी विच से डर कर भाग रहा है। तुम्हारी प्रेजेंस बिल्कुल वैसी ही लगती है। येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड। अब ये जो है ये उन गिरे हुए पत्तों के कलर हैं, पीले रंग के हैं, ब्लैक कलर के हैं, फीके पड़े हैं और लाल रंग के हैं। इस तरह के पत्ते जो हैं वो बिखरे हुए हैं। पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स, और ये ऐसे लगते हैं मानो ये बीमार लोगों का एक झुंड है, एक मल्टीट्यूड है, क्राउड है बीमार लोगों का। ओ दाउ हु चैरियटेस्ट टू देयर डार्क विंट्री बेड। और तुम ऐसे लगते हो मानो कि तुम उनके चैरियट हो, उनकी बग्घी हो जो कि उन्हें धरती पर लाती है, जहाँ वो पूरी ठंड के मौसम सोते रहेंगे। यानी जो हवा है वो गिरे हुए पत्तों को क्या करती है? ज़मीन पर और फैला देती है। द विंगेड सीड्स, और ये विंगेड सीड्स क्या है? तो जो प्लांट में सीड्स होते हैं, मतलब जो हवा है वो प्लांट के सीड्स को बहा कर नीचे धरती पर ले आती है, जहाँ पूरी ठंड के मौसम वो सोते रहेंगे। वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, ईच लाइक अ कॉर्प्स विद इन इट्स ग्रेव। और वहाँ ये क्या करते हैं? तो लाई करते हैं, यानी पड़े रहते हैं ठंड से, और लो यानी बिल्कुल हम्बल होकर, ज़रा भी मूवमेंट नहीं होता है, और ऐसे लगते हैं मानो कि ये सभी कॉर्प्स हैं, डेड बॉडीज़ हैं जो अपने ग्रेव में हैं। Until thine azure sister of the spring shall blow her clarion over the dreaming earth।
और ऐसा तब तक चलेगा जब तक कि जो तुम्हारी बहन है, इज योर सिस्टर, यानी नीली बहन है, और वो कौन है, तो स्प्रिंग का मौसम आएगा और वो अपनी हवा चलाएगी और क्या करेगी, अपने क्लैरियन को, अपने ट्रम्पेट को बजाएगी और इस धरती को अपनी नींद से जगाएगी। यानी तुम्हारे आने पर ये जो ठंड का मौसम छा जाता है, सब कुछ सुस्त पड़ जाते हैं, स्प्रिंग आने के साथ ही सब में एक नई जान आ जाएगी, सब जाग उठेंगे। एंड फिल ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर। और क्या करेगी, जो बर्ड्स हैं यानी जो कलियां हैं, उन्हें इस तरह से भर देगी, इस तरह से खुली हवा में उन्हें छोड़ देगी मानो कि वो शीप के झुंड हों, फ्लॉक्स ऑफ शीप हों, यानी शीप के झुंड हों। विथ लिविंग ह्यूज एंड ओडोर्स प्लेन एंड हिल। और साथ ही वो क्या करेगी, जो लिविंग ह्यूज हैं वहाँ उन्हें, यानी कि खुशबुओं को और ब्यूटीफुल कलर्स को, ह्यूज का मतलब होता है कलर्स और ओडोर्स यानी खुशबू, तो वो कहाँ उन्हें छोड़ देगी, प्लेन और हिल में, यानी मेडोज़ में, पहाड़ियों पर एक नई जान आएगी, नए रंग दिखेंगे, नई खुशबू छा जाएगी। वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, हियर ओ हियर। अब आगे जो है पोएट दोबारा से वेस्ट विंड की तारीफ करते हैं कि वेस्ट विंड, तुम जो हो बिल्कुल वाइल्ड स्पिरिट हो, तुम पर कोई काबू नहीं पा सकता और तुम जहाँ चाहो वहाँ जाती हो, हर जगह मूव करती हो तुम, और साथ ही तुम डिस्ट्रॉयर हो, यानी तुम कुछ भी बर्बाद कर सकती हो, और साथ ही तुम प्रिजर्वर भी हो, यानी तुम किसी को भी बचा सकती हो। दोनों ही क्वालिटीज़ है तुम में, इसलिए मेरी बात सुनो, हियर ओ हियर। अब फर्स्ट सेक्शन यहाँ ख़त्म होता है, सेकेंड सेक्शन स्टार्ट होता है। Thou on whose stream mid the steep sky's commotion loose clouds like earth's decaying leaves are shed। अब आगे जो है पोएट कहते हैं कि जो आसमान है उसकी ऊंचाई पर जहाँ जल्दी कोई पहुँच नहीं सकता, वहाँ तुम क्या करते हो, बादलों को भेजते हो। वो बादल जो आसमान में शोर मचाते हैं, आसमान में ज़ोरों से शोर मचाते हैं, और वो दूर से देखने पर ये जो खुले खुले बादल हैं वो इस तरह से लगते हैं मानो जैसे धरती पर जो डिकेइंग लीव्स हैं, जो सड़ते हुए पत्ते हैं, बिल्कुल उनकी तरह। यानी आसमान का जो नज़ारा है वो भी कहीं ना कहीं इस धरती से मैच करता ही है। शूक फ्रॉम द टैंगल्ड बोज ऑफ हेवन एंड ओशियन। लेकिन ये जो पत्तों की बात हो रही है, ये पत्ते तो पेड़ से गिरे थे, लेकिन अगर बादल पत्ते हैं तो वो पत्ते कहाँ से गिरे हैं, तो आसमान से, यानी हेवन से और समुद्रों से। ऐसा लगता है उन बादलों को देख के कि ये जो बादल हैं वो हेवन से और समुद्रों से टूटकर बिखर गए हैं। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। और ये बादल जो हैं वो एंजल्स हैं, देवदूत हैं, किसके, तो बारिश के और बिजली के, क्योंकि क्लाउड्स में ही ये दोनों चीज़ें होती हैं, तो वो उनके देवदूत की तरह हैं। देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एयरी सर्ज। और ये जो बादल हैं ये क्या हैं, ये फैले हुए हैं तुम्हारे उन नीले आसमानों में। ये जो तुम्हारा नीला आसमान है उसमें ये बादल हर जगह फैले हुए हैं। लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड। और कैसे लगते हैं ये बादल, तो उस चमकीले बालों की तरह, ब्राइट हेयर यानी चमकदार बालों की तरह, जो कि खींच लिए गए थे, किससे, ऑफ सम फेयर्स मेनाद। फ्रेंड्स, मेनाद जो हैं वो उन डांसिंग वुमेन्स को कहा जाता है जो डायनोसिस, गॉड ऑफ वाइन और लस्ट के जो गॉड हैं उनकी फॉलोअर्स होती हैं। तो उनके बाल जिस तरह से चमकदार होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये बादल लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो उन्हीं मेनाड के सिर पर से इन बालों को खींच लिया गया है। इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द होराइजन टू द जेनिथ्स हाइट, द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म। और ये जो बादल हैं ये फैले हुए हैं उस होराइजन से लेकर के आसमान की ऊंचाई तक, मानो कि ये जो बादल हैं ये आने वाले तूफान के बालों की तरह हैं, जो दूर से ही नज़र आ रहे हैं। इन्हें देखकर ही पता चल रहा है कि आगे एक तूफान आने वाला है, एक स्टॉर्म आने वाला है, उसके लिए हमें तैयार रहना है। ये जो लॉक्स हैं इनका मतलब हेयर होता है यहाँ। Thou dirge of the dying year,
यानी जो वेस्ट विंड है वो डर्ज करती है, एक सैड सॉन्ग गाती है किसके बारे में, तो इस मरते हुए साल के बारे में। ये साल ख़त्म हो रहा है और जो वेस्ट विंड है इसके बारे में गाने गा रही है। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डोम ऑफ अ वास्ट सेपल्चर। और ये जो रात है, ये रात क्या है, एक डोम की तरह, एक गुंबज की तरह है, एक बड़े से टूम्ब का। सेपल्चर का मतलब होता है टूम्ब, यानी जहाँ मरने के बाद लोगों को दफनाया जाता है, उसी की ये एक गुंबज लग रही है, एक टूम्ब लग रही है। वॉल्टेड विथ ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट ऑफ वेपर्स। और ये जो बादल हैं वो यहाँ इसीलिए गैदर हुए हैं, इसीलिए जमा हुए हैं ताकि वो एक आर्चवे बना सकें जो कि इसके ऊपर से गुजरती है। एक रास्ता, एक आर्क बनाया गया है ताकि इसकी ब्यूटी को बढ़ाया जा सके, और ये बादल उसी का एक हिस्सा भी हैं। From whose solid atmosphere black rain and fire and hail will burst. Oh here. और क्या होगा, इसकी जो सॉलिड टॉप है, ये जो सॉलिड एटमॉस्फेयर है, ऊंचाई है इस टूम्ब की, उससे डार्क रेन होगी, बहुत ही गहरी काली बारिश होगी। लाइटनिंग, फ्रेंड्स यहाँ लाइटनिंग का मतलब फायर से है। ये जो फायर वर्ड लिखा है, आसमान से फायर तो नहीं गिर सकता, तो लाइटनिंग गिरेगी। और साथ ही हेल होगा, यानी ओले पड़ेंगे, सब कुछ इस टूम पर पड़ेंगे। इसलिए ओ हियर, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। और यहाँ पर ये सेकेंड सेक्शन भी फ्रेंड्स ख़त्म होता है। अब थर्ड सेक्शन की बात करते हैं। Thou who didst waken from his summer dreams the blue Mediterranean। आगे जो पोइट हैं वो वेस्ट विंड से कहते हैं कि तुमने मेडिटेरेनियन सी को उसके गर्मी के मौसम के सपनों से जगा दिया, उसकी नींद तुमने तोड़ दी। Where he lay lulled by the coil of his crystalline streams। जहाँ पर वो लेटा हुआ था, अपनी नींद के आगोश में सोया हुआ था, उन क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स के पास, जहाँ पर उससे आकर के नदियाँ मिलती हैं जिनका पानी बहुत साफ़ होता है। Beside a Pumicile in Bays Bay। और कहाँ पर है ये समुद्र, तो एक आइलैंड के पास जो कि पत्थरों से बना हुआ आइलैंड है, बेइज बे में, जो बे ऑफ बेइज है नेपल्स के पास है, उसी के पास ये मेडिटेरेनियन सी जो है वो सो रही थी। And saw in sleep old palaces and towers quivering within the waves' intenser day। और साथ ही इसने अपने सपने में क्या देखा कि जो रूइंस हैं, ओल्ड पैलेस और टावर्स जो कभी बने थे, उनकी जो अब रूइंस हैं वो इसकी पानी में डूब चुके हैं। क्विवरिंग विद इन द वेव्स, यानी पानी के भीतर डूब चुके हैं, सबमर्ज हो चुके हैं ब्रॉड डे लाइट में, उन्हें अब कोई भी देख सकता है। ऑल ओवर ग्रोन विथ एज्योर मॉस एंड फ्लावर्स। और ये जो रूइंस हैं इनके ऊपर बहुत तरह की मॉस यानी काई जम गई है, फूल उग गए, वाटर प्लांट्स इसके ऊपर उग गए हैं। सो स्वीट द सेंस फेंट्स पिक्चरिंग देम। यानी वो इतने खूबसूरत हैं, इतने ब्यूटीफुल हैं कि उनके बारे में सोच कर कि वो कैसे दिखते हैं, ये सोच कर ही मेरे जो सेंसेस हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। एक तरह से कहें तो मैं फेंट हो जाता हूँ। Thou for whose path the Atlantic's level powers cleave themselves into chasms। यानी आगे पोइट कहते हैं कि तुम जिसके रास्ते के लिए जो अटलांटिक ओशन है वो भी बगल हो जाता है, बड़े बड़े वेव्स बनाकर तुम्हें एक रास्ता देता है ताकि तुम उसके रास्ते से गुजर सको। यानी तुम्हारा जो प्रभाव है वो किसी समुद्र से भी ज़्यादा है, तुम अटलांटिक ओशन को अपने काबू में कर सकते हो, इतने पावरफुल हो तुम। While far below the sea blooms and the oozy woods which wear the sapless foliage of the oceans। यानी कि समुद्र के सतह के नीचे, जो समुद्र की सतह पानी के नीचे, वहाँ पर क्या है, सी फ्लावर्स खिले हुए हैं, और साथ ही सी वीड जो जंगली पौधे होते हैं समुद्र के अंदर, उनका अपना खुद का एक झुंड है, लेकिन उनमें कोई पत्ते नहीं हैं, जो सैपलेस फॉइलेज हैं, यानी एक भी पत्ते नहीं हैं, एक भी कली नहीं है। Know thy voice and suddenly grow grey with fear। वो क्या करते हैं, वो तुम्हारी आवाज़ को सुनते हैं, तुम्हें पहचानते हैं, और तुम्हारे डर से वो ग्रे कलर के हो जाते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग हो तुम, ऐसा इफ़ेक्ट है तुम्हारा पानी के भीतर के पौधों के भी ऊपर। And tremble and despoil themselves, oh here।
और वो क्या करते हैं, वो कांप उठते हैं, ट्रेम्बल करते हैं और साथ ही डीस्पॉइल करते हैं, यानी अपने सारे फूलों को, जो भी पत्तियां थी उन सभी को खो देते हैं। इसलिए लिसन टू मी विंड ओ हियर। यहाँ पर फ्रेंड्स थर्ड सेक्शन खत्म होता है। अब हम फोर्थ सेक्शन पर आते हैं। इफ़ आई वेयर अ डेड लीफ दाउ माइटेस्ट बियर, यानी अगर मैं एक सूखी हुई पत्ती होती तो तुम ज़रूर ही मुझे उठाते, अपने साथ बहा कर ले जाते। इफ़ आई वेयर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी, और अगर मैं एक बादल होती तो तुम मुझे भी अपने साथ उड़ा कर ले जाते। A wave to pant beneath thy power and share the impulse of thy strength, और अगर मैं एक वेव होती, एक समुद्र की लहर होती, तो क्या होता, तुम मुझे आगे की तरफ धकेलते और अपने ताकत का, अपने पावर का एक हिस्सा देते, मैं तुम्हारी पावर को फील कर पाती। Only less free than thou, O uncontrollable, और साथ ही मैं क्या होती, मैं थोड़ी आज़ाद तो हो जाती लेकिन तुमसे कम आज़ाद होती, तुमसे कम फ्री होती, क्योंकि तुम्हें तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझ पर तुम्हारा कंट्रोल होगा लेकिन तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इफ़ इवन आई वेयर एज इन माई बॉयहुड एंड कुड बी, यानी कि अगर मैं वापस से वैसा ही हो सकता जैसा मैं अपने बचपन में था, जब मैं एक बच्चा था। द कॉमरेड ऑफ दाई वैंडरिंग्स ओवर हेवन, तो मैं दोबारा से तुम्हारा दोस्त बन जाता और तुम्हारे साथ इस आसमान की सैर करता, हेवेंस को देखता। यानी अब मैं बड़ा हो चुका हूँ तो शायद हमारी दोस्ती मुश्किल है, लेकिन अगर मैं एक छोटा बच्चा होता तो ज़रूर हम में दोस्ती होती और मैं तुम्हारे साथ घूमा करता। As then, when to outstrip thy sky speed, scarce seemed a vision, और ऐसा कब है तो मुझे ये क्रेज़ी नहीं लगता, मुझे ये अजीब नहीं लगता, डरावना नहीं लगता ये सोचकर कि मैं भी उतना ही फास्ट हो सकूँगा जितना फास्ट तुम हो। तुम्हारी जो स्पीड है वो स्काई है, आसमान में उड़ने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें आउटस्ट्रिप तो नहीं कर सकता, तुमसे आगे नहीं निकल सकता, तुम्हारे साथ ज़रूर चल सकता हूँ। I would never have striven, यानी कि मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाता, तुम्हारी मदद नहीं मांगता। As thus with thee in prayer in my sore need, और जिस तरह से मैं तुमसे प्रे करता हूँ अपनी ज़रूरत के समय, जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं तुमसे प्रे करता हूँ, लेकिन वैसी सिचुएशन में जब मैं तुम्हारे साथ उड़ता तो मैं तुमसे मदद नहीं मांगता। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, यानी मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे उठाओ, एक लहर की तरह, एक पत्ते की तरह, एक बादल की तरह, किसी भी तरह मुझे अपने साथ ले चलो। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड, यानी मैं मेरी ज़िंदगी में जो कांटे हैं उन पर बार बार गिर रहा हूँ और इनके कारण मैं ब्लीड कर रहा हूँ, यानी मेरा खून बह रहा है, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, तो मुझे अपने साथ ले चलो। A heavy weight of hours has chained and bored. फ्रेंड्स, heavy weight of hours यानी समय की बात हो रही है कि समय ने क्या किया है, मुझे चेन कर दिया है और मुझे अपना गुलाम बना लिया है, मैं समय के आगे झुकता रहता हूँ। One too like thee, tameless and swift and proud, और ये समय कैसा है तो वो भी तुम्हारे ही जैसा है। टेमलेस है यानी उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता, स्विफ्ट है, बहुत फास्ट है, और साथ ही प्राउड है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो तुमसे मैच होती हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स फोर्थ सेक्शन ख़त्म होता है। अब हम लास्ट सेक्शन में आते हैं। मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज़, यानी पोएट कहते हैं कि तुम मुझे अपना लायर बना लो, अपनी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा लो, जिससे तुम्हारा साउंड सब में फैलेगा, जिस तरह से ये जंगल भी है। यानी जब तुम जंगलों से गुजरते हो तो तुम्हारे बहने से क्या होता है, जंगलों में पत्तों के खड़खड़ाने से आवाज़ आती है, तो वैसा ही एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट तुम मुझे भी बना लो। What if my leaves are falling like its own, यानी क्या पता, तुम क्या जानो कि मेरे जो पत्ते हैं वो भी किसी पेड़ की, किसी जंगल की पत्तों की तरह गिर रहे होंगे। The tumult of thy mighty harmonies will take from both a deep autumnal tone,
और जो ये तुम्हारा पावरफुल म्यूज़िक है इसका जो असर होगा मेरे ऊपर, टमल्ट का मतलब होता है जो बुरा असर होगा, जो स्ट्रॉन्ग असर होगा, वो क्या करेगा, एक डीप ऑटम म्यूज़िक को पैदा करेगा। हम दोनों से ही, बोथ यहाँ पर दोनों के लिए है, मेरे लिए भी और फॉरेस्ट के लिए भी। यानी पेड़ों से तो आवाज़ें आएंगी ही ऑटम के सीज़न की, लेकिन मैं भी एक ऐसी आवाज़ को पैदा करूँगा जो बताएगी कि ऑटम आ चुकी है, वेस्ट विंड आ चुकी है। स्वीट दो इन सैडनेस, यानी भले ही ये दुखी है लेकिन फिर भी ये आवाज़ जो होगी वो ब्यूटीफुल होगी, स्वीट होगी। बी दाउ स्पिरिट फियर्स माई स्पिरिट। और अब आगे पोएट कहते हैं कि तुम जो हो मेरी स्पिरिट हो, मेरी आत्मा हो, और मैं चाहता हूँ कि मेरी आत्मा भी तुम्हारी तरह हो, बिल्कुल ब्रेव हो, फियर्स हो और बिल्कुल अनरूली हो, उसे कोई कंट्रोल ना कर सके। बी दाउ मी इम्पेचुअस वन। और आगे कहते हैं कि तुम मुझ में मिल जाओ, मेरी तरह बन जाओ, तुम इम्पेचुअस वन। इम्पेचुअस का मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबल, जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके। तो तुम भी मुझ में मिल जाओ, हम एक हो जाते हैं। ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स लाइक विदर्ड लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ। यानी मेरे ये जो मरे हुए थॉट्स हैं, ये थॉट्स जो सिर्फ बुरा चाहते हैं, बुरा सोचते हैं, उन्हें क्या करो, उन्हें फैला दो इस पूरी दुनिया में उन गिरे हुए पत्तों की तरह। और मेरे ये जो थॉट्स हैं ये क्या करेंगे, ये दूसरों को इंस्पायर करेंगे कि वो कुछ नया जन्म दे सकें, कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग पैदा कर सकें। जिस तरह से पुराने पत्ते गिरने के बाद नए पत्ते निकलते हैं, उसी तरह जब ये मरे हुए पुराने थॉट्स चले जाएंगे तो कुछ नए और इंटरेस्टिंग थॉट्स आएंगे। एंड बाय द इनकैंटेशन ऑफ दिस वर्स, और साथ ही मेरी ये जो पोयम है उसकी ये जो प्रार्थना है, जिस तरह से मैं इस पोयम को एक प्रार्थना की तरह पढ़ रहा हूँ। स्कैटर एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ एशेज एंड स्पार्क्स माई वर्ड्स अमॉन्ग मैनकाइंड। मेरी इन लाइंस को, मेरी इस कविता को क्या करो, स्कैटर कर दो, हर जगह फैला दो। जिस तरह से ऐश और स्पार्क यानी राख और चिंगारी जो हैं वो फैल जाती हैं, किससे, तो लकड़ी के जलते हुए आग से। जिस तरह आग की जो राख होती है, जो उसकी चिंगारियां होती हैं, वो हर तरफ फैल जाती हैं अगर उस आग को बंद ना किया जाए, उसे बुताया नहीं जाए, ठीक उसी तरह मेरी ये जो सोच है ये भी पूरी मैनकाइंड में, पूरी ह्यूमन रेस में फैल जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा करने में तुम मेरी मदद करो। बी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकेंड अर्थ द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी। और मेरे इन वर्ड्स से, ये जो मैंने अभी अभी पोयम का लिखी है, जो भी मैं तुम्हारे बारे में कह रहा हूँ, उन वर्ड्स के थ्रू तुम अपनी बात को सामने रखो इस तरह से कि जो हर एक वर्ड होगी वो क्या होगी, एक प्रोफेसी हो जाएगी, यानी वो आने वाले भविष्य के बारे में एक घोषणा करेगी और ये सभी लोग सुनेंगे। तुम जो कहोगे, जैसा करोगे वैसा ही होगा, क्योंकि तुम्हें तो कंट्रोल किया नहीं जा सकता। तो तुम एक प्रोफेसी करो और दुनिया को बताओ कि आगे क्या होगा। ओ विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। यानी कि ओ हवा, तुम जो हो, मुझे एक बात बताओ कि अगर जो विंटर का मौसम है, ठंड का मौसम अगर आ चुका है, तो क्या स्प्रिंग का मौसम ज़्यादा पीछे दूर होगा? क्योंकि विंटर के बाद तो स्प्रिंग का मौसम आता ही है, ये बात तय है। तो मुझे बताओ कि अगर विंटर आ चुकी है तो स्प्रिंग पीछे कैसे रह सकती है? यानी अगर सिंबॉलिकली देखें तो अगर डेथ हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो रीबर्थ कैसे नहीं होगा? दुनिया में वापस से कुछ नया जन्म कैसे नहीं लेगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। काफ़ी सीरियस पोएम है और काफ़ी डीप इमोशंस है इस पोएम में पोइट के, लेकिन ओवरऑल ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। तो फ्रेंड्स, ये थी पीबी शेली की पोएम ओड टू द वेस्ट विंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।